चुका है और आज हम पहुंच चुके हैं अंधेरी के चार बंगला के गुरुद्वारा में। और यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गुरु पूरब की यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। प्रभात फेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी झलक आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। लेकिन आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर इस साल इस गुरुद्वारे में क्या क्या होने वाला है खास, जो आप गुरु पूरब के दिन भी देखेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारे की एक झलक और मिलवाएंगे इसके संस्थापक से भी। जैसा कि मैंने बताया कि 4 बंगलों के गुरुद्वारे में आ चुके हैं और हमारे साथ आ गए मनिंदर जी। नमस्ते मनिंदर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। हमने बहुत सुना है और इस बार की प्रभात फेरी हमने देखी है जो काफी अच्छी हो रही है और हमारा भी ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाया और हमें लगा कि नहीं, हमें आज गुरुद्वारे में जाने चाहिए और दर्शन करना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आज जी जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि गुरु पूरब के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं गुरुद्वारे में। तो चलिए हम आपको लेकर आए हैं गुरुद्वारे के बैक साइड में। और यहाँ पे जो मेरे पीछे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अब क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके करेक्ट नाम शायद मैं आपको ना बता पाऊं, तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप आइए विजय जी प्लीज आइए। और विजय जी हमारे लखनऊ से हैं पहली बात, और कई सालों से विजय जी, मैं माइक भी विजय जी से बात भी करेंगे तो ऑफ कोर्स माइक तो चाहिए ही। तो विजय जी बहुत सालों से गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। विजय जी आप हमें बताएंगे ये बैक साइड में जो तैयारियां चल रही हैं गुरु पूरब के लिए क्या क्या है? सबसे पहले तो आप नाम बताइए, ये क्या है भाई? ये सबसे बड़ा टोप है। अच्छा, टोप। हाँ, इसमें खीर बनती है। खीर बनेगी? हाँ। अच्छा, और कितने लोगों की खीर इसमें आपको लगता है बन जाएगी? इसमें 5,000 लोगों की बन जाएगी। ओके ओके, तो एक बार में बनता है तो नहीं होता होगा ना, तो बाद उसको खाली करके फिर वापस 2-3 बार बनाना पड़ता है। 2-3 बार। हाँ। तो फिर इसको खाली करने के लिए भी इतना बड़ा एक सामान चाहिए होता होगा, बर्तन चाहिए। पतीले हैं और पतीले हैं। तो जरा आप दिखाएंगे क्या क्या यूज होता है? इसको बनाने के लिए ये यूज होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? खर्ची? खुरपा। खुरपा। जिससे इसको हाँ। खीर बनाते हैं, सब्जी बनती है। हाँ, क्या वजन होगा इसका? इसका होगा 20 किलो। 20 किलो। जरा ये पकड़िए, जरा मैं देखूं कि मेरे मतलब ये 20 किलो का, और इसको बोलते हैं खुरपा, जो हाँ, जिससे सब्जी या खीर बनती है। जिससे सब्जी ना ऐसे चलाने के लिए, हाँ, ताकि वो हाँ, नीचे पकड़े नहीं और अच्छे से हाँ, मिक्स हो जाए, तो ये बनती है। और मुझे अच्छी खासी त्रिशूल वाली भी फीलिंग आ रही है इसको हाथ में लेकर। इसमें 3,000 लीटर का है। 3000 लीटर का? हाँ। ओके, और ये यूज होता है उसको चलाने के हाँ, लिए, है ना? हाँ। अब ये लीजिए, आप अपनी अमानत संभालिए और हमें और भी दिखाइए कि क्या क्या यूज होता है। बहुत सारी बाल्टियां रखी हैं यहाँ पे। और अच्छा, इस परात से क्या क्या होता है? इसमें जैसे कांदा काटना है या और चीजें काटनी है, तो ये सब उसमें यूज होता है। कांदा कुछ काटना है, तो ये सब उसमें यूज होता है। अच्छा अच्छा, ओके। और आटा वाटा गूंथने के लिए भी लगता होगा आटे ना? के लिए मशीन है अंदर। मशीन से हाँ, होती जाती मशीन है। से। ओके।
और बहुत सारी बाल्टियां दिख रही हैं हाँ, हमको। बाल्टी लगती है, 200 बाल्टी लगती है। ये क्या वो बांटने के लिए? हाँ, सब्जी और खीर और चावल जो भी है डालने के लिए बाल्टी। तो और ओ माय गॉड, वो क्या रखा है? कितनी सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो चाकू है। प्लेट और करछी सब रखे हुए हैं, चाकू। हाँ हाँ, ओके। तो आप भी खाना बनाने में हेल्प करते हैं? नहीं, मैं हेल्प नहीं करता हूँ, मैं सामान वामान ला के इधर रखता हूँ, बनाने के लिए सब लोग रहते और कितने लोग आते होंगे बनाने के लिए सेवा भाव से? हैं। आते हैं 200-300 लोग बनाने में हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं। जी जी जी, ओके। हाँ, हाँ, और इसके अब हम आपको दिखाएंगे कि ये बनता कहाँ पर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो चूल्हा जहाँ पर ये सब कुछ बनता है। बहुत बड़े बड़े चूल्हे हैं। मुझे लगता नहीं है कि मैंने देखा था अब तक इतने बड़े चूल्हे। इससे छोटे वाले देखे थे लेकिन इतने बड़े तो नहीं देखे थे। इस पे बनता है ना? हाँ, ये चूल्हों पे बनता है। तो ये चूल्हे हमेशा यहाँ पे रहते हैं या फिर स्पेशली नहीं, गुरुपुरब के लिए खाली निकालते हैं। गुरुपुरब के लिए आए हैं? ओके। और ये क्या मशीनें लगी हुई हैं? ये पेस्ट जो बनाते हैं ना, कांदा लहसुन और टमाटर पीसते हैं उसके लिए। ये मशीन है? हाँ, और ये सलाद काटने के लिए। अच्छा, तो ये वाली जो है, ये सलाद सलाद काटने के लिए है। और ये जो कांदा टमाटर और ये सब जो पेस्ट बनते हैं ये पेस्ट बनाने के लिए है। तो थोड़ा एक तरह से इजी हो जाता है काम, है ना? बहुत ज्यादा थोड़ा कम मैन पावर में भी काम हो जाता होगा और इजीली तरीके से हो जाता होगा। और कुछ है? और यहाँ पे बहुत सारे छोटे पतीले हैं जिसमें ग्रेवी वरेवी बनती है। तो ये जो सारे जो पतीले हैं, हाँ, इसमें ग्रेवी बनती है, उसके बाद में उसी में डालते हैं। ओके ओके। और ये और सारे प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स तो रोज यूज होते होंगे लंगर के लिए? नहीं, रोज के लिए उधर रखे हुए हैं, ये काली गुरुपुरब के लिए निकालते हैं। अच्छा, ओके। और ये ढकने के लिए ये ढक्कन। ढक्कन के लिए ढक्कन। हाँ, ओके। चलिए, आई होप कि हम लोग भी आए और गुरु पूरब के दिन आओ, प्रसाद ग्रहण करें। जरूर आइए, सेवा करिए। जी। इस वक्त मैं हूँ अंधेरी के 4 बंगला गुरुद्वारे में और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है। जो अब तक नहीं आए हैं प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो चकाचौंध है वो गुरु नानक जयंती के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और हमारे साथ हैं जसपाल जी और मनिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोग ने टाइम दिया हमें बात करने के लिए। और सबसे पहले तो उससे भी ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों ने पंजाब में जो अपना काम किया है ना वो बहुत सराहनीय है और लोगों को बहुत प्रेरणा दे रहा है। जसपाल जी, हम आपसे शुरू करेंगे। जी जी बोलिए। प्लीज बताइए क्या क्या चल रहा है? जयंती आ रही है, प्रभात फेरी हो रही है, लंगर हमेशा होते रहते हैं, क्या माहौल है गुरुद्वारे का? गुरुद्वारे का माहौल जैसे हर साल चलता है, इस साल कुछ उससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जोर में चल रहा है। प्रभात फेरियाँ ऑलरेडी चल रही हैं और संडे शाम का नगर कीर्तन है जिसकी पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और कोशिश यही रहेगी कि जितना बढ़िया से बढ़िया हम कर सकें करेंगे कि जिससे कि यहाँ पे संगत आए, यहाँ के लोकल हैं, उनको लगे कि हाँ वाकई गुरु नानक देव जी जो थे वो एक ऐसे गुरु थे कि जिनके लिए ये सब चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके दादाजी ने शुरुआत किया था इसका, आप हाँ तीसरी जी। पीढ़ी हैं। हाँ जी। होता है कि जब आगे लोग बढ़ते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, लेकिन आपने वो नहीं अपनाया और आपने अपने परिवार के जो संस्कार है, गुरुद्वारे के जो भी संस्कार है उसको आगे ले जा रहे हैं। तो प्लीज बताइए किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? अभी जैसा आपने कहा 1967 में स्थापना मेरे दादाजी ने की थी, तो सरदार सिंह सूरी जी ने। तो हमारे घर का माहौल तो मतलब वो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े और घर का सेवा से जुड़े हुए। घर का माहौल ही ये होता था कि बचपन से मतलब दिन त्योहार हुआ तो मतलब हमें गुरुद्वारे में ही, वो चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, संडे का दिन हो तो गुरुद्वारे में ही रहना है। अभी जैसा आपने मेरे बारे में पूछा, आई एम एजुकेटेड। मैं अपने एजुकेशन के लिए MBA के लिए मैं US गया था, वहां से मैंने किया है। मैंने उसके बाद आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन का। लेकिन जो मैंने कहा जो रूट्स घर से बचपन से जो सेवा का और धर्म का जो अंदर ही मतलब आ गया था, तो इसलिए उसकी वजह से गुरुद्वारे से तो दूर रह नहीं पाए, ऐसा था। तो वही इसी में जुड़े हुए हैं हम। जो दादाजी ने एक लेगेसी ही समझो जैसे बना ली है सेवा की, हमने सोचा उसी को कंटिन्यू करें और जितना अच्छा उसे कर सके, उनका नाम भी आगे चलता रहे
सेवा भी चलती रहे, वो कोशिश में लगे हुए हैं। सर आपके कुछ अलग सपने थे मनिंदर जी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? यहाँ तक कि मेरे पोते के लिए भी ऐसे कोई सपने नहीं है अच्छा। अलग से। मैं चाहता हूँ कि जितना है वो धर्म से जुड़े रहें, वो अच्छा है। और वो आज इतनी छोटी सी उम्र में धर्म से जुड़ा हुआ है। वो ढोलक बजाता है, प्रभात फेरी में सुबह 4 बजे आकर ढोलक बजाता है संगत के अंदर, 6 साल की 6 उम्र साल में। का है। अरे वाह। यहाँ तक कि मेरी जो बेटी है, उसकी जो बेटी है, वो भजन करती है, कीर्तन करती है, प्रभात 9 फेरी साल की है। शब्द पढ़ती है, 9 साल की है। जी। तो इससे खुशी बहुत मिलती है। शायद अगर बिजनेस में लगे होते, खूब सारा पैसा भी कमा लेते, तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी यहाँ पे इस काम में मिल रही है। यूएस में जाके एमबीए कर, तो एक होता है ना कि इतना खर्च किया, ऐसी जगह पढ़ाई की, और उसके बाद कुछ ऐसा था कि आगे कुछ करना है, कभी कोई दिमाग में था? नहीं। टारगेट क्या था यूएस नहीं, भेजने का? नहीं। टारगेट ये था कि बच्चे जितना पढ़ लें वो अच्छा है, आगे चल के उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। बिटिया ने भी मेरी इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर्स में, तो वो भी अव्वल नंबर पे आई हुई है, लेकिन वो भी आज घर पे काम ही कर रही है। बिजनेस उनका भी है, उनके स्कूल्स अच्छा, वगैरह है, वो मैनेज करती है, वो मैनेज भी। करती है, लेकिन घर पे बैठे बैठे जितना मैनेज कर है, रही है। जैसे अभी ये है बिजनेस चल रहे हैं, ये मैनेज भी कर रहा है, साथ साथ में धर्म में भी लगे हुए। मनिंदर जी, प्रभात फेरी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या क्या होता है एग्जैक्टली, कितने बजे शुरू होता है, इसका महत्व क्या है? जैसे बताइए। गुरु नानक देव जी, जो हम उनका जयंती मतलब उनका गुरुपुरब हमें बोला जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है, उसके आगमन की खुशी में क्यों आ रहा है वो हम मनाना चालू करते हैं। और प्रभात फेरी में हम लोग सुबह अमृत वेला बोलते हैं, 4 बजे भजन करते हुए सारे एरियो में जाते हैं कि वही लोगों को पता लगे, सब तक मैसेज पहुंचे कि आगमन हो रहा है, गुरु नानक देव जी की जयंती आ रही है, उनका गुरुपुरब आ रहा है। तो वो आगमन सुबह 4 बजे हम भजन करते हुए निकलते हैं और 7, 7:30, 8 बजे तक हम गुरुद्वारे में वापस आ जाते हैं। ये गुरु नानक जयंती से 15 दिन पहले हम चालू करते हैं। अच्छा। और जो लास्ट प्रभात फेरी होती है उसको नगर कीर्तन बोलते हैं, उसको थोड़ा और बड़ा, उसमें बहुत ज्यादा संगत। अभी जैसे हर रोज प्रभात फेरी में 700-800 आदमी, 1000 आदमी होता है। फिर जो गुरु नानक जयंती से एक दिन पहले नगर कीर्तन रखा जाता है, उसमें तो 4-5 हजार आदमी आता है। वो उसको एक लास्ट प्रभात फेरी के जैसे अभी गुरुपुरब आ गया, और फिर गुरुपुरब वाले दिन तो हजारों, 80,000, 90,000, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए। सर, आपने शुरुआत की थी, जो आपके पिताजी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा कुछ गलती हो तो, 10x10 की एरिया थी। बिल्कुल। कैसे आगे बढ़ा इस भीड़-भाड़ सड़क के किनारे, और अब ये ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ आकर मन की शांति मिलती है? ऐसे था, ये जो प्रोजेक्ट गुरुनगर के नाम से जाना जाता था, जो मनीष नगर है, इनके जो बिल्डर थे सरदार दिलीप सिंह जी, उन्होंने एक पहले ऑफिस बनाया था। ऑफिस के बाद में उन्होंने वो चीज़ पिताजी को हैंड ओवर की। ये प्रोजेक्ट पूरा पिताजी के अंडर चलता था, वो ही देखभाल करते थे। तो वहाँ पे वो ऑफिस बंद करके वहाँ गुरुद्वारा बना दिया। वो खुद कीर्तन करते थे सरदार दिलीप सिंह जी, पिताजी हमारे ढोल बजाते थे साथ में, और मैं पीछे उनके छेने बजाया करता था। अच्छा। छोटी सी उम्र में, मतलब 9, 9.5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में। जी। तो वहाँ से शुरुआत जो हुई है वो चलती आई, आस्ते आस्ते करके उसको 20x20 का कर लिया, फिर 30x40 का बना लिया। ऐसे करते करते शेड बनते रहे, जगह थी पूरी। तो पिताजी का जैसे मूड बनता था, कुछ पैसे इकट्ठे होते थे, बोलते थे चलो जी इसको बढ़ा लेते हैं। संगत का सपोर्ट भी होता है, संगत का मेन तो support। संगत के सपोर्ट से और होती है, जो दूसरा भी क्या सेवा था, होती है शुरुआत में संगत के सपोर्ट से। हम प्रभात फेरी जब निकालते थे, हाँ। 11 से 12 आदमी होते थे प्रभात फेरी पे। जी। लालटन सिर पे रख के लालटन से प्रभात फेरी निकलती थी, क्योंकि यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं थी। 1970s की बात हो वो रही है। केरोसिन ऑयल डाल के। हाँ, केरोसिन ऑयल डाल के मेंटल वाली लाइट आती थी, तो उससे चलाते थे। आस्ते आस्ते यहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे पॉपुलेशन सरदारों की बढ़ गई, क्योंकि गुरुनगर के नाम से था, तो काफ़ी सरदार यहाँ पे आए। जैसे जैसे बढ़ते गया, संगत आती रही, फिर उनकी भी साथ में सपोर्ट चलती रही, तो बढ़ते गया। आज आपके सामने है जो भी है। ये तो एक 15 दिन की बात जो हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग निरंतर सेवा करते रहते हैं पूरे साल, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डोनेशन की डिमांड हो रही है, कुछ ऐसा है। तो ये जो सद्भावना अंदर आई,
ये इसका अगर मैं प्रेरणा स्रोत बोलूँ तो ये कहाँ से आया? ऐसा है कि पिताजी ने एक सोच बनाई थी, अपनी एक ट्रेंड बनाया था कि जो रसीद बुक होती है ये गुरुद्वारे के कंपाउंड से बाहर लेके जाने नहीं है हमने अच्छा। कलेक्शन के लिए। अगर किसी ने आना गुरुद्वारे कंपाउंड में कोई आके दे के जा रहा है तो यहाँ ही लेना, हमने मांगने नहीं जाना बाहर। गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में से एक उनका सिखाया सिद्धांत ये था कि वंड छक्को मतलब आपको अपना दसवंत मतलब आपकी कमाई का 10वां हिस्सा आपको लोगों के लिए सेवा के लिए खर्च करना ही है। तो ये हमारा पूरा धर्म, सिख धर्म के सारे लोग इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो हर आदमी आता है खुद आके अपना दसवंत देता है। जब लोग देखते हैं कि सेवा हो रही है, उनका दसवंत सही जगह पे लग रहा है, तो लोग खुद आके गुरुद्वारे आके सेवा करते हैं। तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ आ रही है। और जैसे जैसे जितनी सेवा बढ़ते जा रही है हम उतना अपना बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं, लंगर बढ़ाते जा रहे हैं। जी, कभी नई पीढ़ी ने कुछ बोला नहीं कि पापा अब चलो कुछ और करते हैं या ऐसा? हाँ नहीं, आज तक तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है। हाँ। हाँ, अब तो आने का चांस भी नहीं है, अब तो उम्र इतनी हो गई है, पता नहीं अब कब चल जैसे मैंने बोला हमारे घर में तो बचपन से ही सेवा का ही हमें सिखाया जाता है, तो हम तो सेवा पे ही, हमने तो कभी कुछ अपनी सेवा के लिए मतलब ऐसे लोगों तक बस हम करने में ही सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, इसी में जुड़े थे। हमें तो बहुत लोग आते थे, आप इंटरव्यू दीजिए, आप बताइए क्या करें। हमने तो कभी ये शायद जिंदगी में दूसरा या तीसरा इंटरव्यू होगा जो आपको दे रहे, क्योंकि हम तो अवॉइड कर देते थे। हम लोग कैमरा शाय लोग हैं, हम सोचते थे कैमरे के पीछे रहे, सेवा करनी है, बस सेवा से ही जुड़े रहे, सेवा करनी है। कभी हमने ऐसे कुछ मतलब जैसे आपने बोला नई पीढ़ी तो शायद करती कम है, दिखाती ज्यादा है, लेकिन हमारे घर के सिद्धांतों के हिसाब से हम सोचते हैं कि कैमरे के पीछे रहे और सेवा ज्यादा करें। हाँ। ऐसा है। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ ट्रस्ट है, कमेटी है, 9 ट्रस्टी है, जिसमें हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मोहन बग्गड़ जी, ये भी हमारे ट्रस्टी हैं। और ये पिताजी के बहुत खास थे, तो मेरे ख्याल से 40-45 साल तो उनको भी हो गए साथ में जुड़े हुए। एक भी ट्रस्टी ऐसा नहीं है कि कोई, अगर हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई आज ये करने जा रहे हैं, ठीक है आएंगे साइन करेंगे, बोलेंगे ओके डन, कि भाई ये क्यों कर रहे हो, या कैसा कर रहे हो, कैसे क्यों करोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मेन जो रीज़न है, ये आप जो देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और ये जो चीज़ें देख रहे हो, उसका रीज़न यही है कि पूरे ट्रस्टी इतने खुश हैं इस चीज़ों से कि वो खुद सामने से बोलते हैं आप करो, चलते रहो। पहले पिताजी कर रहे थे, फिर मैंने लगाम अपने हाथ में ली, भागदौड़ ली, अब मनिंदर कर रहा है। तो हमारे में कुछ नहीं है, जो जिसके हाथ में दे दी है डोर, उसका काम है पतंग उड़ा लो भाई। तो अब ये पतंग उड़ाने का काम मनिंदर का है, अब ये चल रहा है, हम पीछे सपोर्ट के लिए पूरी तरह से खड़े। मनिंदर जी, काफी ये जो गुरुद्वारा होता है ना, वो सेलिब्रिटीज को भी बहुत अट्रैक्ट करता है, लोग आते हैं। और कभी आपने सोचा कोई सेलिब्रिटी आएगी तो पब्लिसिटी मिलेगी, कभी दिमाग में ऐसा? अभी सेलिब्रिटीज तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे बॉलीवुड के ए स्टार के सेलिब्रिटी से लेके सीरियल्स के हर सेलिब्रिटी यहाँ आता है। हमने तो कभी मतलब मेन गुरुद्वारे का प्रिंसिपल यही है कि हम सारे, गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है कि हर आदमी एक है, आदमी मतलब पुरुष हो महिला हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई गरीब हो, हर आदमी एक है। तो हमने कभी उनको गुरुद्वारे के अंदर आते, हमने तो कभी सेलिब्रिटी जैसे देखा नहीं। वो आते हैं, माथा टेक के दर्शन करके वो चले जाते हैं। हमने कभी ना उन्होंने कभी हमसे बात की, ना कभी हमने बात की, ना कभी फोटो, ना वो सब पब्लिसिटी वगैरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मतलब आते, ऐसा कोई स्टार नहीं होएगा जो यहाँ पे नहीं आता है। हमारा जो स्टाफ है ना, हमारे स्टाफ की पास हर सेलिब्रिटी, हर एक्टर एक्ट्रेस के साथ में फोटो है दरबार की, यहाँ की, तब हमको पता लगता है भाई अच्छा ये आए थे, आके गए भाई। अच्छा, क्योंकि स्टाफ शायद ही कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस होएंगी जो यहाँ पे, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो यहाँ पे नहीं आए। जी, एक चीज जो बहुत यूनिक है, जो मुझे पता है कि यहाँ पे जो टाइल्स, उसमें गुरु नानक जी की प्रतिमा बनी हुई है, वो भी ऑटोमेटिक। आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कब नोटिस कब हुआ और कैसे हुआ ये हमने तो पहले तो बिल्कुल देखा ही नहीं था। हाँ। मार्बल लग गया था, पहले तो ज्यादा डार्क नहीं था मार्बल, जैसे जैसे थोड़ा सा जूना होता है, पीछे जो सीमेंट होता है, सीमेंट का कलर खींचता है, तो उसके अंदर वेव्स और लाइंस ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं। हाँ। तो अचानक ही एक दिन ऐसे नजर आया, कुछ पिक्चर दिख रही है, तो फिर गौर फरमाया, तो लगा कि हाँ भाई वाकई कुछ इसके अंदर है। तो
हमने फिर भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया, क्यों हमारे में ये चीज मानते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आस्ते आस्ते वो और थोड़ा सा डार्क हो गया, लोगों की नजर में आना चालू किया, सबने वहां पे माथा टेकना चालू किया। अच्छा। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें, लेकिन हाँ। संगत को कुछ बोल भी नहीं सकते। ये आशीर्वाद है ना उनका जो स्वयं प्रकट हुए एक तरह बिल्कुल, से भगवान। ओके, गुरु नानक जी की अगर कुछ मैं आदर्शों की बात करूं तो प्लीज अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें, जिसे आप भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और सबको करना चाहिए। ये यंग जनरेशन है ना, ये ज्यादा ऊपर जी बताइए। मनिंदर जी प्लीज आप बताइए। जैसे गुरु नानक देव जी के लाइफ के अपने 3 प्रिंसिपल्स थे। जैसे एक मैंने बताया पहले वर्ण छको, जो मतलब बांटना है, आपको अपना दसवंत लेना है। वैसे उनके बाकी प्रिंसिपल थे नाम जपो और कीर्त करो। नाम जपो मतलब आपको भगवान का नाम, भगवान को कभी भूलना नहीं है, उनका नाम से आपको जुड़े रहना है। और कीर्त करो मतलब आपको अपने कर्तव्यों से और आपके काम, जो लोग आज नौकरी करते, बिजनेस करते, वो भी गुरु नानक देव जी ने अपनी उम्र के आखिर तक वो खेती करते थे। तो उनका कीर्त करो का मतलब आप आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर्तव्यों से, ये 3 ही प्रिंसिपल पे उन्होंने बोला लाइफ। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड धर्म रिलीजन है नहीं हमारा, उनका ये कहना था ये 3 चीजों पे आपको चलना है, बस सिंपल। कीर्त करो, नाम जपो और वन के छको। इस साल उनकी जयंती पर क्या खास दिखेगा इस गुरुद्वारे में, जो हमने पिछले सालों में नहीं देखा है? कुछ खास है, अपडेटेड रहेगा? अभी कितने इसमें लोग तो आएंगे? ऐसा, हाँ, के जितने भी हमारे गुरुद्वारे में, जितने भी मतलब वर्ल्ड के मैं बोलूंगा, जितने टॉप हम लोग में रागी जत्थे बोलते हैं जो कीर्तन करते हैं, वो सारे यहाँ पे आके कीर्तन करते हैं। तो बहुत संगत जो कीर्तन वगैरह सुनना पसंद करती है वो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि कीर्तन करने वाले हमारे यूएस से आते हैं, दरबार साहब से, मतलब अमृतसर से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। तो वो होता है। और बस ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं, जो है जैसा सेलिब्रेशन वैसा ही होता है। बस कोशिश एक ही रहती है कि बढ़िया से बढ़िया रागी हम बुलाएं, कि संगत को अच्छा कीर्तन सुने, आनंद आए, जिसके लिए उनको, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। बाकी जितनी संगत आए अच्छे से मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, लंगर वगैरह अच्छा बना हो, साफ सफाई रहे, लंगर छक के जाए सारी संगत, बस यही कोशिश करते हैं हम। बाकी तो जो करता है वही ऊपर वाला ही करता है। अच्छा, इस साल ना प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई। पंजाब का जो आप लोग को जिस तरह से सहायता की काफी अच्छा था और को इंस्पायर कर गया। प्लीज बताइए उस बारे में। अभी उसका पंजाब का ऐसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं एक यंग जनरेशन हो के, हम सोशल मीडिया मैं ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत यूज कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगस्त एंड के करीब 28-29 तारीख के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया, पंजाब में फ्लड्स वगैरह आए हैं, बहुत ऐसे 1400 गांव वगैरह हो गए। तो हमने सोचा, मैं अपने एक टीम को, सेवादारों को, मैं अपने कजिन को लेके, हमने सोचा वहां जाके देखते हैं क्या हम वहां भी सेवा कर सकते हैं। बॉम्बे में करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, वहां भी जाके हमने पंजाब में भी देखना चाहिए, हमारे गुरुओं की धरती है। तो जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां नुकसान तो मतलब कोई मीडिया बता नहीं सकता जितना नुकसान हुआ है। 1400 गांव मतलब हजारों लाखों एकड़ खेती बर्बाद, एकदम जो खेती रेडी थी, फसल काटने वाली थी, वो बर्बाद। ऐसे सड़कों पे 10-10 फुट पानी, घरों में 10-10 फुट पानी, ऐसे इतना बुरा हाल था। वहां पे लोगों के घर तक अनाज नहीं पहुंच रहा था, सामान नहीं पहुंच रहा था, और पहुंचाने का कोई जरिया भी नहीं था। तो जब हम 1 सितंबर को वहां पहुंचे तो मतलब पहले एक दिन तो सर्वे करने में ये तो लोग मतलब अंदर खाना नहीं था लोगों के पास। तो हमने फिर वहीं से लकड़ी की किश्तियां बनवाई, हमने फिर किश्तियों में हमने राशन वगैरह और जो जानवर थे उनका जो फॉडर वगैरह होता है वो सब लेके हम किश्तियों में बैठ के लोगों के घर तक जा रहे थे, क्योंकि सड़कों पे 10 फुट पानी था, लोगों के घर के अंदर 10 फुट पानी था, इतना बुरा हाल था। तो वो हमने सोशल मीडिया से थोड़ा हिंट लगा वहां, लेकिन वहां जाके तो पता लगा कि बहुत ज्यादा ही नुकसान है। तो बस वही फिर हमने वहां पे सेवा करनी चालू की। फिर जैसे मैंने बोला, नुकसान तो इतना हुआ है कि कम से कम अब भी 6 महीने और लग जाएंगे नुकसान से लोगों को बाहर आने, क्योंकि लोगों के जिनके घरों में जानवर थे वो डूब गए, जिनका जानवर थे वो दूध वगैरह बेच के जो अपना घर चला लेते वो खत्म, जिन जो खेती से अपना घर चलाते थे, फसलें। तो हमने फिर इसलिए 1-1.5 महीना हम करीब वहीं पे थे। उसके बाद हमने 2-3 गांव ऐसे अडॉप्ट कर लिए जिसमें उनको पूरी खेती के लिए उनको बीज से लेके हमने सब कुछ लेके दिया कि वापस उनकी जिंदगी फिर से दोबारा से चालू हो सके। वहाँ पे फेज वाइज हमने काम किया। पहले फेज में तो जैसे मैंने बोला पानी भरा हुआ था, तो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज, खाना पहुंचा दे, जानवरों के लिए खाना पहुंचा दे और ये सब पहुंचा दे। फिर सेकंड फेज में जब पानी उतर गया तब साफ सफाई के लिए फिर मच्छर वगैरह थे, फॉगिंग मशीन वगैरह बांटे। फिर थर्ड फेज में जिनके लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, घर बनवाए हमने। जो बेटियों की शादी थी जो कैंसिल हो गई थी, ये बाढ़ के ऐसे लोग, उनका सब
शादी का सामान तैयार घर में था, सब तबाह हो गया, तो उनकी शादियां हमने करवाई। और जिनके मैंने जैसे बोला लाइवलीहुड खत्म हो गए थे, जानवर डूब गए थे, उनको जानवर लेके दिए। और जो 3 गांव हमने अडॉप्ट कर लिए, उनको खेती का पूरा सामान, बीज से लेके डीजल से लेके फर्टिलाइजर सब हमने लेके दिया। वो क्या हमने ऐसा ही प्रोग्राम बनाया था एकड़ के हिसाब से, भाई 1 एकड़ में कितना बी लगता है, कितना फर्टिलाइजर लगता है, सिंचाई के लिए कितना डीजल लगता है, वो एक किट बनवा ली हमने। जिसकी 2 एकड़ जगह है उसको 2 किट, जिसकी 3 एकड़ जगह है उसको 3 किट, ऐसे करके खुद बैठ के वहाँ पे बांटा है, ग्राउंड लेवल पे बांटी है चीज़। मैं तो वही हमने देखा वहाँ एनजीओ वगैरह भी बहुत पहुंचे थे, लेकिन जैसे मैंने बोला जरूरतमंद तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जब पहले फेज में 10 फुट पानी था, तो जो जरूरतमंद अंदर पहुंचे वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। लोग सड़कों पे अपना राशन उतार के चले जाते थे, जिनके घरों में नुकसान नहीं हुआ था वो लेके वो भी चले लेके जा रहे थे। एनजीओ तो बहुत थे, जैसे मैंने बोला ना, सोशल मीडिया पे भी दिखाया कि बहुत एनजीओ आए, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा है सामान। तो हमने, हमारी कोशिश वही थी, 1.5 महीना उधर ग्राउंड पे रह के हम लोग जितना हो सके जरूरतमंद लोगों तक पहुंच के एक एक आदमी की हम मदद कर पाए। अभी पूरे 1400 गाँव की तो हम नहीं कर पाते थे, लेकिन जितनी कर सके हमने उतनी कोशिश की है। कम से कम उतना सॉर्ट आउट तो हुआ। हाँ। एनजीओ ने अगर 1000 रुपये बांटा है ना, तो 100 रुपया जिनका नुकसान है, पीड़ित है, उनको 100 रुपया पहुंचा, 900 रुपया तो ऐसे चला गया। क्योंकि सड़कों पे सामान, हमारी आंखों के सामने सड़कों पे टेम्पो में से सामान उतार देते थे। जो बाढ़ के इस तरह में जहाँ पानी नहीं मेरा, वो लोग आते थे उठा के लेके अपने घरों में चले जाते थे। ट्रैक्टर लेके आते थे, भर के ले जाते थे। जिनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अंदर तक पहुंचाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। क्योंकि शायद इनका मकसद ये था कि हम हेल्प कर रहे हैं, बट किसको हेल्प करें, राइट पर्सन को हेल्प कर नहीं हो पा रहा था। ये, और ये जो सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी बातों से ये लगी कि मच्छरों तक का भी ध्यान आप लोगों ने रखा ताकि हाँ, बीमारियां ना फैले, ना और फैले। जानवर लोग क्या करते हैं, खाना बांट देते हैं। सेकंड फेज में जब हम गए ना, जब पानी सूख गया था, तो वहाँ हमारी जितनी टीम थी, 16-17 जन थे हमारे साथ में, सब कोई रुमाल रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है मुंह पे, इतनी बदबू। और जैसे शाम हुई, मच्छरों का झुंड आता था ऐसा भंवर की तरह, और 20-20 फुट ऊपर तक ऐसा भंवर दिखते थे मच्छरों के। तो हमने बोला भाई पहले तो सबसे यहाँ से चलो, पहले ये बंदोबस्त करें। फिर नेक्स्ट डे हम मशीनें लेके गाड़ी में लोड करके लेके आए, गाँव में जाके उनको पहले डेमो दिया मशीन चलाने कैसी, कि बड़ी फॉग मशीनें लेके दी। साथ में उसकी दवाई और जो डीजल लगता था वो सारा कुछ साथ हर में लेके चीज जाके केमिकल के टेक्नीशियन बॉटल साथ में उनको सबको से ट्रेन किया, हर एक सबको गांव में ट्रेनिंग दी जाके। और जा जाके करवाया। ये आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बहुत सटीक तरीके से काम आई। तो जितना आपने स्ट्रेटजी के तहत पूरा प्लान करके गए, फेजेस में डिवाइड फिर करके, उसके बाद 2 दिन बाद हमने फिर विजिट ली, जब वहाँ थोड़ा सा एकदम ठीक ठाक दिखा, फिर गांव में जाकर मीटिंग ली, कितने घर हैं, क्या है, कितना क्या नुकसान हुआ है, उसके बाद में फिर चलता रहा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, एंड वी होप कि आप ऐसे ही सबकी मदद करते रहें और इस गुरुद्वारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आशीर्वाद लेकर जाएं। थैंक यू। थैंक यू। ऊपर आ गया।